इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो लगातार किसी से डरकर भागते जा रहा था। पर तभी एक अनजान सा आदमी जिसका चेहरा एकदम बेकार होता है वो झपट्टा मारता है जो के ऊपर और उसे काटने की कोशिश करने लगा। एक्चुअल में वो खतरनाक इंसान वैम्पायर था जो को बहुत बुरी तरीके से मारकर खाना चाहता था। पर जैसे ही वो जो की जान लेने गया तभी वहाँ पर सूर्य उग जाता है। सारी रोशनी उस पर पड़ने लगी जिससे उस वैम्पायर की पूरी बॉडी जलने लग जाती है। बेचारा वो काफी ज्यादा तड़पता रहा और वहीं पर उसकी बॉडी राख में बदल गई। जो को लगा कि आखिरकार वो बच गया है, पर जैसे वो भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो उसके हाथ भी जलने लगे। यानी इसका मतलब ये है कि उस वैम्पायर ने जो को काट लिया है और अब जो भी उन्हीं की तरफ बनने लगा था। अब जैसे तैसे जो बचते बचाते हुए सूर्य की किरणों से आगे बढ़ रहा था। उसे सामने की तरफ एक छोटा सा घर दिखाई देता है, इसलिए उसने अपने ऊपर कपड़े बांधे और सीधा भागते हुए वहाँ पर चला गया। जो की बॉडी में तो बहुत पेन हो रहा था, जैसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और उसी मोमेंट पर हमें पता चला कि जो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो कितना खतरनाक वैम्पायर बनेगा और कितने को मारेगा ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब हमें स्टैन नाम का एक लड़का दिखाया गया जो कि उठता है और अपने मॉम एंड डैड के पास जाता है। पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उसकी मदर की तबीयत काफी खराब होने लगी। उनके बॉडी पर धब्बे आने लगे होते हैं और एट द एंड उसकी मदर मर जाती है। ये सारी चीजें देखने के बाद स्टैन के फादर सह नहीं पाते और गन निकालकर खुद को ही मार लेते हैं। स्टैन के साथ क्या हुआ उससे कुछ समझता ही नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो स्टैन का एक बुरा सपना था। एक्चुअल में स्टैन के मॉम एंड डैड बहुत समय पहले ही मर चुके होते हैं। वो तो यहाँ अपने ग्रैंडफादर एलिस के साथ रहा करता था। एलिस एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था स्टैन के प्रति। वो चाहता था कि स्टैन जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने खर्चे खुद ही उठाए। ये घर एलिस का था, इसलिए एलिस के बोलने का मतलब यही होता है कि स्टैन को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो जिस तरीके से रूल बनाएगा घर के अंदर, स्टैन उसे फॉलो करे और अपनी एबिलिटी को और बढ़ा दे। लेकिन एक मोमेंट पर स्टैन को ये जेल जैसा लगने लगा था। वो तो काफी ज्यादा गुस्से में स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में जब वो ट्रेवल कर रहा था तो एक गाड़ी उसके साइड से गुजरती है। पता चला ये उसके स्कूल के बदमाश दोस्त हैं जो स्टैन को हमेशा परेशान किया करते थे। स्टैन का तो बैलेंस एक समय पर बिगड़ भी जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे संभाल कर एट द एंड जाकर एक शेरिफ की कार से टकरा गया। उस कार के अंदर तो एक लेडी ऑफिसर थी और उसके साथ उसका सीनियर था। लेडी ऑफिसर को स्टैन के बारे में पहले से पता होता है। वो समझती थी कि स्टैन एक अच्छा बच्चा है, लेकिन उस लेडी का सीनियर स्टैन से नफरत करता था। ऑफिसर ने स्टैन को साफ कह दिया कि तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर तुम पूरी तरीके से टीनेजर बन जाओगे और फिर तुम्हारी ये चीजें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जाएंगी। तुम्हें इसके लिए जेल में भी बंद किया जा सकता है। स्टैन उस मोमेंट पर काफी डर गया था, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब हमें स्टैन के स्कूल में दिखाया गया जहाँ कई सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। उनमें से कुछ बदमाश होते हैं जो स्टैन को फंसाने की एक प्लानिंग बना रहे थे। लेकिन स्टैन का स्कूल में एक अच्छा दोस्त जिसका नाम डैनी था, वो ये सारी बातें सुन लेता है। वो अपने दोस्त के अगेंस्ट ये नहीं होने दे सकता था, इसलिए डैनी अब उन बदमाश बच्चों को रोकने के लिए जाता है। पर उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने डैनी को ही घेर लिया। लग रहा था कि वो डैनी को मारने वाले हैं, पर सही समय पे स्टैन आ गया और वो उन सारे लोगों से डैनी को दूर लेकर जाने लगता है। उन सबकी मारपीट होने वाली थी, लेकिन एक प्रोफेसर वहाँ पर आ गए और सभी को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए कहा। सारे बच्चे चले तो गए, लेकिन उन बदमाश लड़कों का शायद मन नहीं भरा था। स्टैन और डैनी जब गार्डन वाले एरिया में आते हैं तो डैनी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने कहा कि मेरा तो मन करता है मैं इन बदमाश बच्चों को मार ही डालूं। लेकिन स्टैन उसे समझाता है कि हमें क्रिमिनल नहीं बनना है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है जिससे कि हम अपना घर चला सकें। यानी देखने से तो साफ लगता है कि स्टैन एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है। अब स्कूल से वापस आने के बाद स्टैन अपने घर के अंदर बैठकर मॉम एंड डैड को याद कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो अपने मॉम एंड डैड को अच्छे से देख ही नहीं पाया। तभी अचानक उसके ग्रैंडफादर एलिस गार्डन की ग्रास काटने में मदद मांग रहे होते हैं। इस वजह से स्टैन गार्डन एरिया में चला गया। अचानक वो नोटिस करता है कि उसका पालतू कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा है उस छोटे से स्टोर हाउस की तरफ देखकर। कुछ सेकंड के लिए स्टैन भी थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि उसका कुत्ता ऐसा बिहेव नहीं करता। इसी वजह से अब स्टैन उस स्टोर हाउस के अंदर जाने का डिसाइड करता है और हमें पता चला कि ये वही स्टोर हाउस था जिसमें शुरुआती समय में जो नाम का आदमी जो कि वैम्पायर बनने वाला था इसी के अंदर गया होता है। बेचारे स्टैन को इस बारे में बिल्कुल नहीं अंदाजा और वो स्टोर रूम के अंदर एंटर कर जाता है। स्टैन जब उस स्टोर रूम के अंदर घास काटने वाली मशीन ढूंढ रहा था तो उसे जमीन पर कुछ दांत टूटे हुए दिखाई देते हैं। वो तो उसे ध्यान से देखने लगा कि ये किसी इंसान के दांत लग रहे हैं और उसी मोमेंट पर हमें जो नाम का वही वैम्पायर दिखाया गया जो ठीक
स्टैन के पीछे होता है और उस पर झपट्टा मारने का ट्राई करता है। वो उस पर हमला करता है। इससे पहले स्टैन ने डर कर खिड़की ही खोल दी, जिससे रोशनी आने की वजह से वो वैम्पायर पीछे जाकर छुप गया। इन सारी चीजों की वजह से स्टैन एकदम डर जाता है और बाहर निकल कर भागता है। एक मोमेंट पर उसे लगा कि उनके स्टोर रूम में कोई पागल आदमी घुस गया है और अब वो अंदर मौजूद सारी चीजों को चुरा कर भागने वाला है। स्टैन का कुत्ता अभी भी भौंक रहा था, इसीलिए स्टैन ने सीधा अपने कुत्ते को ही छोड़ दिया और वो उस पागल आदमी को काटने के लिए स्टोर हाउस के अंदर चले जाता है। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन फिर बाद में स्टैन के कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुरी तरीके से मार रहा है। अचानक पता चला कि दरवाजा ओपन करके स्टैन के कुत्ते का सर ही कट गया है और जो पागल इंसान अंदर था उसने उसे बाहर फेंक दिया है। ये चीजें स्टैन को इतना ज्यादा डरा देती हैं कि वो कुछ सोच नहीं पाता और सीधा भागते हुए घर के अंदर आता है। उसने तो जल्द से जल्द कुछ चाकू वगैरह उठा लिए ताकि उस पागल आदमी को मार दे। पता चला कि वहीं पर उसके ग्रैंडफादर एलिस भी पहुंच चुके हैं और स्टैन ने उसे सब कुछ बता दिया है कि कैसे एक पागल आदमी ने हमारे कुत्ते को मार दिया है और उस स्टोर हाउस के अंदर मौजूद है। पहले तो एलिस को ये मजाक लग रहा था, लेकिन जब वो उसके साथ पास में जाता है स्टोर हाउस के, तो अपने पालतू कुत्ते का कटा हुआ सर देखकर एलिस को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसने एक लाठी मांगी और कहा कि मैं उस पागल आदमी को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो स्टैन उसे मना कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें पुलिस ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए, पर एलिस उसे अकेले मारना चाहता था। इसलिए वो स्टैन को पीछे रखकर सीधा स्टोर हाउस के अंदर घुस जाता है। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद एलिस कह रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, पर अब तुरंत ही एलिस की चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंज उठती है। पता चला कि उसी खूंखार वैम्पायर ने एलिस पर हमला कर दिया है और उसे मल्टीपल जगह पर काट रहा है। कई देर तक एलिस चिल्लाते रहता है और बेचारा स्टैन बाहर रहकर कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जैसे ही आवाजें शांत हुई तो स्टैन दरवाजा ओपन करता है और पता चला कि उसके ग्रैंडफादर एलिस पर मल्टीपल वार किए गए हैं और वो काफी घायल होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैन तो उन्हें पकड़कर खींचता भी है, लेकिन फिर वैम्पायर जो अंदर मौजूद था उसने एलिस का पैर खींच लिया और अब वो उसे इतना टॉर्चर करता है कि एलिस की जान निकल गई। स्टैन अब समझ चुका था कि ये पागल आदमी से कई ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो जल्द से जल्द जाकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। उसने दरवाजे पर चारों तरफ जंजीर जैसे ही लगाई तभी उसके ग्रैंडफादर के ब्लड नीचे दिखाई दे रहे थे। यानी ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जिसे स्टैन सह नहीं पाता। वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में सीधा घर के अंदर जाता है और अपने ग्रैंडफादर के फ्रिज में रखे गए बियर्स पीने लगता है। उसने नशे कभी नहीं किए थे, लेकिन अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। फिर बाद में जब वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाने गया तभी उसे अंदाजा लगता है कि उसके ऊपर पहले ही कुछ छोटे मोटे केसेस चल रहे हैं। अगर ये गलत साबित हुआ तो ऑफिसर्स उसे जेल में डाल देंगे। इसी डर के मारे स्टैन ने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल नहीं किया और ये इंश्योर करता है कि शेड में मौजूद वो पागल आदमी बाहर ना निकल पाए। उसने चारों तरफ से उसे लॉक कर दिया था। स्टैन के ग्रैंडफादर तो मर चुके थे, पर अभी उसे डर था कि अंदर मौजूद जो भी है वो उस पर ना हमला कर दे। देखते ही देखते थोड़ी रात हो गई थी और जो घर के अंदर होता है, अब दिखाया गया कि स्टैन के कमरे का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। स्टैन भी इससे उठ गया और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। उसे यही लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर वापस आ गए, लेकिन दरवाजा ओपन करने पर कोई भी नहीं होता और आसपास उसके ग्रैंडफादर की आवाजें गूंज रही होती हैं। स्टैन को तो अभी भी यही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन वो जैसे ही स्टोर हाउस के पास गया तो उसमें से कुछ रोशनी निकल रही थी और उसके ग्रैंडफादर यही कह रहे होते हैं कि तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं और रियलिटी में भी ऐसा ही हो गया। उस मोमेंट पर पता चला कि स्टैन सच में एक सपना देख रहा था। अब वो सीधा स्कूल में आ जाता है जहाँ पर रॉक्सी नाम की एक लड़की उसके पास बैठी हुई थी। ये उसकी क्लासमेट होती है और स्टैन को रॉक्सी के ऊपर क्रश था। रॉक्सी तो मैडी नाम की एक बुरे लड़की की गर्लफ्रेंड होती है, जो ये बात स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब एक मोमेंट पर स्टैन यही सोच रहा था कि वो अपने ग्रैंडफादर और उस अनजान आदमी के बारे में रॉक्सी को सब बता दे, जिससे कि एटलीस्ट उसे थोड़ा राहत मिलेगी। पर जैसे वो कुछ कहने गया तभी डैनी वहाँ पर आ जाता है। रॉक्सी भी वहाँ से चली गई और स्टैन को भी काफी गुस्सा आता है डैनी के ऊपर। अब डैनी जब अपने घर की तरफ निकल रहा था तो वही बदमाश लड़के कार लेकर उसे परेशान करते हैं, पर डैनी इस बार शांत नहीं रहता। वो उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाने लगता है, जिस पर वही बदमाश लोग उसके पीछे भागने लगे काफी गुस्सा होकर। वहीं स्टैन जब अपने घर पर होता है तो वो देख पा रहा था कि स्टोर हाउस के अंदर से कोई दरवाजा ओपन कर रहा है, यानी वो खतरनाक आदमी बाहर आना चाहता है। तुरंत स्टैन एक बेसबॉल बैट लेकर उस स्टोर हाउस की तरफ बढ़ा
जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो वो वैम्पायर दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ ले रहा था। स्टैन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि दिन का समय होता है। जैसे ही वैम्पायर के हाथ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी तो वो जलने लगा था, जिस वजह से उसने स्टैन को छोड़ दिया और स्टैन एकदम सेफ रहता है। पर स्टैन को समझ गया था कि ये वैम्पायर है और अगर धूप में ये आ गया तो ये मर जाएगा। उसी मोमेंट पर हमें पता चला कि डैनी भी वहाँ पहुँच चुका है। डैनी को उन बदमाश लोगों ने बहुत मारा और वो तो स्टैन को ही दोषी ठहराता है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उस मोमेंट पर जाकर स्टैन ने सारी बातें डैनी को बताई कि कैसे मेरे ग्रैंडफादर और मेरा कुत्ता मर चुके हैं, वो भी कैसे खूंखार आदमी के हाथों जो हमारे स्टोर हाउस के अंदर मौजूद है। डैनी भी पहले विश्वास नहीं कर रहा था और उसे जाकर देखना होता है, तो वो धीरे धीरे स्टोर हाउस के पास बढ़ने लगा। दरवाजे में जो छेद होता है तभी अचानक उसी में से खतरनाक वैम्पायर देखने लगा, जिस पर डैनी काफी ज्यादा डर गया होता है। तुरंत स्टैन ने स्टील का टुकड़ा उठाया और डैनी की मदद से टूटे हुए दरवाजे को कवर करने लगा। धीरे धीरे दरवाजे को पैक करने के बाद स्टैन डैनी को सब कुछ बता रहा था कि कैसे ये एक वैम्पायर है और लोगों को मारता है। डैनी डरने के बजाय एकदम एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि हम इसकी मदद से अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। पर स्टैन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमें खुद मार देगा। इसलिए इस वैम्पायर को यहाँ पर कैद रखना और उसे मारने का तरीका ढूंढना बहुत जरूरी है। अब स्टैन जब सोया हुआ होता है तो पता चला एक पोस्टर में से रॉक्सी बाहर आ गई है और वो सीधा बैठ जाती है स्टैन की बॉडी के ऊपर। स्टैन जैसे उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो पता चला रॉक्सी बदल गई है उस खतरनाक वैम्पायर में। स्टैन एकदम डर के मारे उठ गया और ये भी उसका सपना ही था। अब स्टैन जैसे ही स्कूल जाने के लिए रेडी होता है तभी दरवाजे पर वही पुलिस ऑफिसर आ गई जो कि स्टैन का ख्याल रखती थी। ऑफिसर को कई दिनों से स्टैन के ग्रैंडफादर एलिस दिखाई नहीं दिए होते, इसीलिए वो एलिस के बारे में पूछने आई थी कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं। स्टैन एकदम घबराने लगा, लेकिन जैसे तैसे वो बोल देता है कि मेरे ग्रैंडफादर बाहर गए हैं। पर ऑफिसर देख पा रही थी कि एलिस की गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है, यानी वो घर में मौजूद हो सकता है। तो इसीलिए उस फीमेल ऑफिसर ने घर के अंदर कदम रखा और स्टैन को कहा कि जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। पर स्टैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके ग्रैंडफादर आ जाएंगे। तो इस वजह से अब ऑफिसर वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वो स्टैन को कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। स्टैन एकदम घबराकर अपने बैकपैक रेडी करने लगा। नीचे बैठी हुई वो ऑफिसर कुछ लकड़ियां गिरी हुई देखती है और स्टैन को एक फोटोग्राफ दिखाकर बताती है कि इसके कई सारे पेट्स मारे गए थे और जब ये आदमी अपने पेट्स को ढूंढने गया तो वो भी गायब हो गए। स्टैन देखते ही समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक वैम्पायर है जिसका नाम जो था। तुरंत ही अब स्टैन अपने स्कूल में आ गया और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। रॉक्सी जब उसके पास आती है तो स्टैन थोड़ा अच्छा फील करने लगा, लेकिन उसी समय मैडी नाम का उसका वो बॉयफ्रेंड पहुंच गया होता है, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रॉक्सी के पास कोई दूसरा लड़का जाए, इसलिए वो स्टैन को बुरा भला कहने लगा। स्टैन को एक समय पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर रहा था। बट मैडी ने इस बार हद पार कर दी थी। वो तो स्टैन को अनाथ बोलकर चिढ़ाता है, जिस पर स्टैन ने एक तड़ा मुक्का उसे मारना स्टार्ट कर दिया। वो मैडी के ऊपर हमला करना रोकता ही नहीं और इससे पता चला कि मैडी के चेहरे पर काफी खून जम चुका है। तुरंत अब उन दोनों की लड़ाई देखकर एक प्रोफेसर वहाँ पर आ गए और स्टैन को पकड़कर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ग्रैंडफादर से शिकायत करूंगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने ग्रैंडफादर एलिस को लेकर आना होगा। स्टैन तो अब और ज्यादा खतरे में पड़ गया क्योंकि उसके ग्रैंडफादर पहले ही मर चुके हैं। अब हमें पता चला कि स्टैन के घर की तरफ वही पुलिस ऑफिसर बढ़ चली है जो ग्रैंडफादर एलिस से बात करना चाहती थी। स्टैन को भी ये समझ में आ गया, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ भागने लगा था। अब वो फीमेल पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक घर में बैठने के बाद अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसी छोटे स्टोर हाउस से आ रही थी, इसलिए वो देखने के लिए चली जाती है कि आखिर वहाँ क्या है। अच्छी बात हुई कि जल्द से जल्द स्टैन वहाँ पहुँच चुका था और वो ऑफिसर को मना करता है कि अंदर ना जा, अंदर कुछ ऐसी चीज है जो हमारी जान ले सकती है। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी गन निकाली और वो स्टैन को पीछे रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि स्टैन ने कहीं अपने ग्रैंडफादर के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अब लाख मना करने के बावजूद भी जब ऑफिसर दरवाजा ओपन करती है तभी वो खतरनाक वैम्पायर उस पर झपट्टा मार देता है। उसने अपने नुकीले दांत बॉडी में धसा दिए और उस ऑफिसर का एक हाथ ही तोड़ दिया, यानी कि वो उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म ही कर देता है। स्टैन ने तो ये खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देखा और उसे तो लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था। अब क्या करे उसे तो नहीं समझता, लेकिन वहाँ पर मैडी आ चुका होता है ताकि वो स्टैन से अपना बदला ले सके। मैडी तो सीधा स्टैन के ऊपर टूट पड़ा क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना था। बहुत ज्यादा स्टैन को मारने के बाद पता चला कि डैनी वहाँ पहुँच चुका है, जिसने उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। वो सीधा मैडी के ऊपर पॉइंट करके उसे दूर होने के लिए कह रहा था। गन शॉट चलाने की वजह से मैडी एकदम डर गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। डैनी अब उसे बंदूक की नोक पर सीधा कहता है कि तुम उस स्टोर हाउस के अंदर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा मैडी को अभी नहीं पता कि उस स्टोर हाउस में क्या है। वो धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ने लगा और उसे तो वहाँ पर कटे हुए पुलिस ऑफिसर के हाथ भी मिलते हैं,
स्टैन तो डैनी को रोक रहा था कि वो ऐसा ना करे, इससे मैडी की जान भी जा सकती है। लेकिन डैनी को इन सारे बदमाश लड़कों से बदला तो लेना ही था, इसलिए वो स्टैन को भी पीछे ढकेलता है और मैडी को अंदर जाने के लिए बोलता है। मैडी अब सीधा दरवाजा खोलकर अंदर तो चला गया था और उसी मोमेंट के बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है। यानी इसका मतलब ये है कि खतरनाक वैम्पायर ने मैडी पर भी हमला कर दिया है और अब तक तो वो मर ही गया होगा। स्टैन तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि डैनी ये क्यों कर रहा है, और जब वो उससे गन छीनने गया तो डैनी स्टैन पर ही हमला करने लगता है। यानी कि उसने स्टैन के सर पर मारकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। कुछ देर तक स्टैन वहीं पड़ा रहता है और पता चला कि रॉक्सी पहुंच चुकी है जो उसे उठा रही होती है। स्टैन ने जैसे ही उस स्टोर हाउस को देखा तो पता चला वहाँ का दरवाजा ओपन है और वो वैम्पायर अंदर मौजूद है कि नहीं इसका उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है। रॉक्सी तो आसपास खून के धब्बों और कटे हुए हाथ को देखकर काफी डरने लगी होती है, लेकिन अब स्टैन को पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो वैम्पायर आजाद हो सकता है, इसलिए वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर सीधा अंदर घुस गया। आसपास कुछ चीजें बिखरी पड़ी हुई होती है और मैडी की डेड बॉडी भी वहाँ थी, लेकिन मैडी की बॉडी के पीछे पता चला कि डैनी मौजूद है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर बन चुका था। डैनी ने दरअसल उस वैम्पायर को आजाद कर दिया और उसी मोमेंट पर वैम्पायर ने उसे काट लिया होता है। डैनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उस पर सूर्य की रोशनी भी पड़ती है। उसकी बॉडी जल रही थी लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डैनी स्टैन को मार कर ही रहेगा। अब रॉक्सी की नजर जैसे ही खतरनाक डैनी पर जाती है तो वो जोर से चिल्लाने लगी। स्टैन का इससे ध्यान भटकता है जिससे कि वैम्पायर वाला डैनी स्टैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन स्टैन ने पहले से तैयारी की थी। उसके पास एक लकड़ी मौजूद होती है जो वो सीधा डैनी के पेट में घुसाकर उसे अंदर फेंक देता है। डैनी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, यानी वो मर चुका है। दरवाजा बंद करके स्टैन सीधा रॉक्सी को गले लगा ले रहा था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। उसी वक्त डैनी दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और पता चला कि अभी वो जिंदा है, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से उसकी बॉडी जल रही होती है। स्टैन ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की और उसके शरीर को ढकने की, लेकिन तब तक डैनी बेचारा मर चुका था। स्टैन ने बिना देरी किए रॉक्सी को सारी सच्चाई बता दी कि ये कैसे वैम्पायर हैं और जो दूसरे इंसानों को काटकर उन्हें भी वैम्पायर में बदल देते हैं। इनमें से एक वैम्पायर अभी आजाद है जिन्हें जैसे तैसे हमें मारना होगा, तो इसीलिए स्टैन और रॉक्सी एक साथ मिल जाते हैं और पूरी प्लानिंग करते हैं। दोनों ने जल्द से जल्द डैनी की बॉडी को उस घर के अंदर रख दिया और पूरी तरीके से उसे लॉक कर दिया। इनफैक्ट वो तो अपने भी घर में आकर सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं। फिर वो लकड़ी को एकदम नुकीला करके उससे कुछ हथियार बना रहे थे और जितने भी छुरी चाकू जैसी चीजें मौजूद थी घर में उसे जमा कर लेते हैं क्योंकि वो यूज में आने वाले हैं। स्टैन बहुत ही ज्यादा उदास फील कर रहा था क्योंकि वो इन सारी चीजों का रीजन खुद को मानता है, पर रॉक्सी उसे संभालती है और कहती है कि हम इससे बाहर जरूर निकलेंगे। धीरे धीरे करते हुए रात हो गई थी और हमें पता चला कि जो नाम का वो वैम्पायर मिट्टी के अंदर छुपा हुआ होता है ताकि वो सूर्य की रोशनी से बच सके। लेकिन अब रात हो चुकी है तो इसे इसका कुछ डर नहीं है। हमें अब मैडी के कुछ दोस्त दिखाए गए जो कि स्टैन के घर पर आ जाते हैं और वो लगातार मैडी के बारे में पूछ रहे थे। स्टैन और रॉक्सी दरवाजा नहीं खोलते और वो चले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैडी के दोस्त बहुत जिद्दी होते हैं जो लगातार दरवाजा ठोकते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनमें से एक दोस्त को कुछ महसूस होता है। वो वहाँ पर मौजूद किसी इंसान की परछाई देख पा रहा था और जैसे ही वो डर के मारे आगे भागता है तो पता चला ऊपर से किसी ने खींच लिया है और अब सिर्फ उस लड़के की बॉडी से निकलते हुए खून ही दिखाए जा रहे थे। पिट नाम का वो लड़का इतना ज्यादा डर गया था कि वो भीख मांगने लगा कि उसे घर के अंदर ले लिया जाए। स्टैन और रॉक्सी ये बात समझते हैं, इसीलिए दरवाजा ओपन करके पिट को अंदर ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई थी। जो नाम के उस वैम्पायर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया था जिससे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यानी अब पूरी तरीके से वहाँ अंधेरा है और पता नहीं उस खतरनाक वैम्पायर का कब हमला हो जाए। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कभी हम फंस जाए जहाँ पर एक वैम्पायर हम पर हमला कर रहा है और वो भी रात के समय जहां हमें कोई भी क्लू नहीं है कि कैसे बचेंगे उससे, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार वैम्पायर्स की कुछ कमजोरियां होती हैं जिसे हमें पता होना जरूरी है, नहीं तो उसके बिना हम वैम्पायर्स को हरा ही नहीं पाएंगे। पहले तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं वो वैम्पायर हमें काट ना ले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि उसके काटे जाने पर हम भी वैम्पायर में बदल जाएं। ज्यादा ये नोटिस किया गया है कि वैम्पायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम गले पर हमला करते हैं, एकदम जानवरों की तरह। तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी और गर्दन के हिस्से को कवर करना होगा किसी भी टेप या फिर प्लास्टिक वाली चीजों से। अच्छी तरीके से अपने हाथ और गले को कवर करने के बाद आपको ऐसे वेपन की जरूरत होगी जिससे आप हमला कर सको। वेपन्स में भी हमें चूज करना होगा कि नॉर्मल चाकू से तो ना हमला करें, क्योंकि हमें ऐसा टूल लेना है जो थोड़ा लंबा रहे और उतनी दूरी से ही वैम्पायर पर हमला कर दे, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी या फिर नुकीली लकड़ी जिसके एंड पर धारदार छुरे लगे हों। वेपन भी रेडी होने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली वैम्पायर पर जाकर हमला करना है, हमें उसे फंसाना होगा खून के जरिए, क्योंकि वैम्पायर्स खून की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं।
इसलिए हमें अगर उसे एक कमरे में भी कैद करना है तो उसे खून की मदद से ललचाइए और उस ट्रैप में फंसा लीजिए, क्योंकि याद रहे आपको वैम्पायर को मारना नहीं है बल्कि उससे फिलहाल के लिए बचकर भागना है। अगर एक बार वैम्पायर कमरे में कैद हो गया तो आप कितनी दूरी भी भाग सकते हो और सुबह सूर्य की रोशनी फैलने पर वो वैसे ही मर जाएगा। यानी अगर ये सारी चीजें कंबाइन की जाएं तो एक फुल प्रूफ प्लान बनता है वैम्पायर से लड़ने का। लेकिन स्टैन, पिट और रॉक्सी वो तीनों वही कंडीशन में होते हैं और उनके पास भी एक प्लान मौजूद था जिसे कंटिन्यू करने के लिए वो जाने लगे। यहाँ स्टैन श्योर था कि उन्होंने घर के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, पर उसे याद आया कि वो एटिक की खिड़की बंद करना ही भूल गया और अचानक उन्हें ऊपर से आवाज भी आने लग जाती है, यानी वो वैम्पायर ऊपर की तरफ से आ रहा है। स्टैन ने तो अब रॉक्सी और पिट को समझाया कि हमें अलग अलग जाकर उस खिड़की को बंद करना होगा, तो अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए सब अलग अलग कमरे में चले गए। सबसे पहले स्टैन एक कमरे में जाकर वहाँ चारों तरफ देखता है। जब कोई नहीं था तब वो वहाँ मौजूद अपने ग्रैंडफादर की एक बंदूक ले लेता है, यानी ये उसके काम में आ सकती है। रॉक्सी को भी बेड के अंदर देखने पर कुछ मिला नहीं होता, लेकिन जब पिट अपने बताए गए कमरे के अंदर पहुंचता है तो वहाँ खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। वो तुरंत ही उसे बंद करने के लिए गया, लेकिन अचानक पीछे से उसका ही दोस्त आ चुका होता है जो अब वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया है। उसने तो बिना देरी किए पिट पर हमला कर दिया और उसे मार दिया होता है। ये पता चला कि रॉक्सी को भी किडनैप कर लिया गया है और वैम्पायर उसे एटिक में लेकर जा रहा है। स्टैन जैसे ही रॉक्सी की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो गन लेकर भागने लगा, पर ऑब्वियस बात है कि वैम्पायर उसे आसानी से तो नहीं जाने देगा। स्टैन देख पा रहा था कि उसके सामने पिट और उसका साथी जो कि दोनों वैम्पायर बन गए हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टैन जल्द से जल्द भागता हुआ एक कमरे के अंदर आ जाता है और दरवाजा लगा देता है, पर वो दोनों वैम्पायर्स उसे तोड़ने में लगे हुए थे। स्टैन ने जल्द ही गोलियां भरी उस बंदूक के अंदर और जैसे ही पिट का वैम्पायर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तब स्टैन ने बंदूक उसके सर पर रख दी और तुरंत ही शूट कर दिया। दूसरे वाले वैम्पायर को भी उसने वैसे ही मारा होता है, लेकिन पता चला कि जो का वो वैम्पायर वाला रूप रॉक्सी को काटने जा रहा है और अगर एक बार उसका दांत लग गया तो रॉक्सी भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो ही जाएगी। अच्छी बात होती है कि स्टैन जैसे तैसे एटिक वाली एरिया में पहुंचा और वो तुरंत पॉइंट आउट कर देता है जो के ऊपर। जो का वैम्पायर बिल्कुल नहीं डर रहा था और सबसे पहले स्टैन ने तो उसके हाथ पर हमला किया। हाथ टूटने की वजह से जो के वैम्पायर को कुछ नहीं होता, पर अब वो डायरेक्टली हमला करने पहुंच गया था स्टैन पर। उसकी बंदूक भी दूर गिर गई थी और अब लगता है कि स्टैन मरने वाला है। रॉक्सी जब बचाने के लिए आती है तो वैम्पायर उस पर भी झपटता है, लेकिन स्टैन इस तरीके से चुप नहीं बैठ सकता था। उसने एक चाकू उठाया और सीधा उस वैम्पायर के ऊपर मारा, लेकिन वो इतना फुर्तीला था कि तुरंत ही हट गया और चाकू सीधा जाकर रॉक्सी के कंधे पर लग जाता है। जो ने तो स्टैन को मारने का डिसाइड कर लिया था और वो अपने नुकीले दांत उसके बॉडी में धसाने ही जाता है, तभी पीछे से रॉक्सी एक कुल्हाड़ी लेकर आती है। बिना देरी किए उसने जो के वैम्पायर के सर पर मारा और उसका सर अलग हो गया होता है, यानी आखिरकार एक बचा हुआ वैम्पायर भी मर गया है। तुरंत ही स्टैन और रॉक्सी ने सभी की बॉडी को एक जगह पर रखा और उस पूरे एरिया को आग लगा दी जिससे वो वापस जिंदा ना हो जाए। सुबह होने पर दोनों अपनी कार में मौजूद होते हैं और यही सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया। अब वो कार को जैसे ही लेकर निकलने लगी तभी हमें कार की डिक्की के अंदर कुछ हिलता दिखाई दिया। उसके अंदर अब कौन से वैम्पायर वाला रूप है ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।